हाँ स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है कोशिका। कोशिका की संरचना का जो सिंगर और निकोलसन जो का मॉडल था हमारा हो गया था। उसके बाद में हमें जो एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट कोशिका के द्वारा, कोशिका झिल्ली के द्वारा जो किया जाता है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं कोशिका झिल्ली के रूपांतरण। कोशिका झिल्ली के रूपांतरण। तो कोशिका झिल्ली के रूपांतरण में क्या है कि कोशिका झिल्ली कभी कभार या कुछ स्पेसिफिक जगह जो होती है वहाँ पर क्या होती है, वहाँ पर कार्य के अनुसार अपने आप को बदल लेती है और बदलकर कुछ अलग संरचना का निर्माण कर लेती है। तो उसे ही क्या कहा जाता है, रूपांतरण, अर्थात रूपांतरित हो जाती है कौन, कोशिका झिल्ली। सबसे पहला पॉइंट जो है वो देखते हैं अपन, माइक्रोबिलाई या रसांकुर। रसांकुर या माइक्रोबिलाई। तो देखो रसांकुर या माइक्रोबिलाई में क्या होता है, जो एपिथेलियम सेल जो होती है, अर्थात यहाँ पर अगर इस तरीके की सेल बनाते हैं तो ये कॉलमनर एपिथेलियम हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉलमनर एपिथेलियम, अर्थात यहाँ पर एपिथेलियम जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं की जो सरफेस जो होती है, स्वतंत्र सतह जो होती है, उस स्वतंत्र सतह पर उंगली के समान छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, उभार पाए जाते हैं। इस तरीके से इन उभारों को ही क्या कहा जाता है, इस तरीके से छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, उभार पाए जाते हैं। तो ये कोशिका झिल्ली क्या हो रही है, यहाँ पर रूपांतरित हो रही है और ये यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक कार्य करने के लिए क्या होती है, रूपांतरित। तो ये जो संरचना है, यही संरचना क्या कहलाती है, माइक्रोबिलाई या रसांकुर कहलाते। तो ये रसांकुर क्या काम करते हैं, अवशोषणकारी सतह का क्षेत्रफल जो है उसको बढ़ा देते हैं। अवशोषणकारी सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं, अवशोषणकारी सतह का क्षेत्रफल है उसको इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि एक तो मान लो सपाट सतह के द्वारा, जैसे मान लो इस सतह के द्वारा अवशोषण हो रहा है और एक इस सतह की, ये भी सतह अवशोषण का काम करेगी, ये भी सतह अवशोषण का काम करेगी। तो इस तरीके से उंगली नुमा क्या पाए जाते हैं, उभार पाए जाते हैं, जिसके कारण अवशोषणकारी सतह जो है उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो ये रसांकुर, जैसे अगर इनकी जगह देखते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, छोटी आंत के कौन से भाग में, जेजुनम और इलियम भाग जो होते हैं उनमें पाए जाते हैं। जेजुनम व इलियम भाग में रसांकुर पाए जाते हैं। अपन ने जब पाचन तंत्र पढ़ा था, अच्छा वो तो 12th का टॉपिक था, तो पाचन तंत्र जब पढ़ेंगे तो पाचन तंत्र में जब छोटी आंत जो होती है, उस छोटी आंत के भाग जो होते हैं, पहला भाग ग्रहणी भाग होता है, उसके बाद में जेजुनम और उसके बाद में इलियम, अर्थात क्षुद्रांत्र और अग्र क्षुद्रांत्र भाग जो है उसमें क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे उंगली नुमा उभार पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, रसांकुर। और जी रसांकुरों के कारण ये जो संरचना बनती है, इसी संरचना को क्या कहा जाता है, ब्रुश बॉर्डर कहा जाता है, क्योंकि रसांकुर के कारण ये संरचना जब बन जाती है तो इसे क्या कहा जाता है, ब्रुश
बॉर्डर। तो ये संरचना क्या कहलाती है? ब्रुश बॉर्डर कहलाती है, अर्थात ब्रुश के समान संरचनाएं क्या हो जाती है। ब्रुश में भी तो यही होता है, छोटे छोटे जो तंतु होते हैं उनमें, तो ये ब्रुश नुमा उभार बन जाते हैं और ब्रुश बॉर्डर कहलाते हैं, जिनके कारण अवशोषणकारी सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगर दूसरी स्थिति देखते हैं अपन, नेफ्रॉन की संरचना जब पढ़ेंगे, नेफ्रॉन पढ़ेंगे अपन किसमें? उत्सर्जन तंत्र में। तो नेफ्रॉन की कौन सी जो पीसीटी जो होती है, समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका में, तो समीपस्थ कुंडलित नलिका जो होती है उसका भी काम क्या होता है? अवशोषण का है, क्योंकि जब नेफ्रॉन ग्लोमेरुलस के द्वारा जो पदार्थ छनकर कहाँ जाते हैं? बोमन संपुट की गुहा में आते हैं, और बोमन संपुट की गुहा में जो आवश्यक पदार्थ जो होते हैं उनका वापिस क्या होगा? पुनरावशोषण होगा। तो समीपस्थ कुंडलित नलिका में उंगली के समान वहाँ पर भी क्या पाए जाते हैं? उभार पाए जाते हैं, जिनके द्वारा पदार्थों का क्या किया जाता है? अवशोषण किया जाता है। तो रसांकुर समझ में कोशिका झिल्ली के रूपांतर, ये कोशिका झिल्ली है, तो यहाँ पर कोशिका झिल्ली कार्य के अनुसार क्या हो गई? रूपांतरित हो गई। दूसरा अगर बात रूपांतरण बात करते हैं, जो दूसरी कंडीशन जो है उसमें इंटरडिजिटेशन या इंटरजंक्शन बोल सकते हैं अपन। दूसरा रूपांतरण जो है इंटरजंक्शन, तो इंटरडिजिटेशन या इंटरजंक्शन की बात करते हैं। इंटरजंक्शन का मतलब होगा कि दो कोशिकाओं के मध्य। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो इंटरजंक्शन जो है, या तो जैसे इस तरीके से यहाँ पर कोशिका, एक कोशिका ये है और दूसरी कोशिका ये है, तो यहाँ पर क्या पाए जाएं? उंगली समान उभार पाए जाएं। और एक कोशिका के ये उंगली समान उभार हो गए और दूसरी कोशिका जो है यहाँ पर इस तरीके से वो भी क्या हो जाती है? रूपांतरित हो जाती है, और उसके उंगली नुमा उभार इस तरीके से एक दूसरे के अंदर दसे हुए रहते हैं, अर्थात दो कोशिकाएं आपस में इस तरीके से क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। ये क्या हो जाएगी? दोनों कोशिकाएं इस तरीके से जुड़ जाती हैं, तो अर्थात दोनों कोशिकाओं के बीच में क्या बन जाता है? संबंध बन जाता है, जिसको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, और कोशिकाओं को क्या प्रदान करती है? मजबूती प्रदान करती है। दूसरी अगर बात करते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो ये कोशिका झिल्ली है, कोशिका की झिल्ली की संरचना जब अपन पढ़ते हैं तो उस कोशिका झिल्ली की बाहरी सतह जो होती है उस पर क्या पाई जाती है? बाह्य प्रोटीन पाई जाती है, नहीं पाई जाती इस तरीके से। ये कौन सी? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। और ये दूसरी कोशिका झिल्ली होगी, तो ये दूसरी कोशिका की कोशिका झिल्ली है, तो यहाँ पर भी क्या पाई जाएगी? कोशिका एक्सट्रिंसिक प्रोटीन पाई जाती है, और इस तरीके से ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन आपस में क्या हो जाती है? जॉइंट हो जाती है। तो ये भी तो एक संबंधी है, तो ये संबंध भी क्या करता है? कोशिका को क्या प्रदान करता है? सहारा प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। जैसे मान लो अपन गेट पे चद्दर चिपकाते हैं, उस पर बेल्डिंग के क्या लगा देते हैं? अलग अलग जगह छोटे छोटे क्या लगा देते हैं? टाँके लगा देते हैं, जिसके कारण चद्दर अलग नहीं हो पाती है। उस तरीके से ये दोनों आपस में यहाँ पर क्या हो जाती है? जुड़ जाती है, और यही कंडीशन क्या कहलाती है? इंटरजंक्शन कहलाता है। अर्थात यहाँ पर कोशिका क्या हो रही है? एक दूसरे से आपस में जुड़ रही है, तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? इंटरजंक्शन कहा जाता है, जिसके कारण कोशिका को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से ये किसके रूपांतरण है? कोशिका झिल्ली के रूपांतरण होते हैं, जिसके कारण कोशिका को यहाँ पर क्या प्रदान हो रहा है? सहारा प्रदान। इनके द्वारा कोशिकाओं को क्या प्रदान किया जाता है? इनके द्वारा कोशिका को सहारा प्रदान या मजबूती प्रदान की जाती है, सहारा प्रदान किया जाता है।
अर्थात दो कोशिकाएं जो होती है आपस में मजबूती के साथ क्या होती हैं, जुड़ी होती है। अर्थात आसंजन की अपन बात कर सकते हैं कि आसंजन में भी क्या करती है, सहारा प्रदान करने का कार्य करते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से ये कोशिका के रूपांतरण का मतलब एक कोशिका का रूपांतरण और होता है जिसको क्या कहा जाता है, डेस्मोसोम कहा जाता है। धागेनुमा संरचनाएं बनती है और उन धागेनुमा संरचनाओं को क्या कहा जाता है, डेस्मोसोम, और उनमें पाए जाने वाले तंतुओं को क्या कहा जाता है, टोनोफाइब्रिल कहा जाता है। तो एक दूसरा तीसरा रूपांतरण जो है वो भी क्या है, डेस्मोसोम जो है ये भी किसका रूपांतरण है, कोशिका झिल्ली का ही रूपांतरण है। अर्थात कोशिका झिल्ली दो कोशिकाओं के बीच में क्या बन जाते हैं, डेस्मोसोम बन जाते हैं, और इनमें जो तंतु पाए जाते हैं जिनके कारण ये क्रिया होती है उन्हें क्या कहा जाता है, टोनोफाइब्रिल कहा जाता है। तो इस तरीके से कोशिका झिल्ली क्या हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। क्लियर।